Namaskar. The life of Swami Vivekanand by his Eastern and Western disciples. Part 2. The Paris Congress and a tour in Europe. पेरिस कांग्रेस और यूरोप का भ्रमण, एपिसोड 1। 1900 का पेरिस, जहां विश्व प्रदर्शनी की चमक दमक थी और ज्ञान के दीवाने एकत्र थे। भारत का सच्चा आध्यात्मिक सिपाही और सच्चे दूत बनकर विवेकानंद यहां आए थे, सत्य की खोज और मानवता का सेतु बनाने का एक पवित्र उद्देश्य लेकर। एक विशाल हॉल में कवि और दार्शनिक इकट्ठे थे। आयोजकों ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। हर कला में वे नए रहस्य बताते थे। प्रदर्शनी की विविध कलाकृतियां उनकी सूक्ष्म दृष्टि को मोहित कर देती थी। शब्दों की वह अविरल धारा स्वच्छ और पारदर्शी, जैसे पहाड़ी झरना। यही उनकी वाणी का जादू था, जो श्रोताओं को बांधे रखता था। पेरिस एक्सपोजिशन में स्वामी जी ने वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस से गहरी मित्रता की और गर्व से कहते थे, बंगाल का गौरव और अभिमान। यहां की कला और नवाचारों में उन्होंने वैदिक ज्ञान की झलक देखी। सोरबोन में आयोजित इतिहास धर्म कांग्रेस में उन्होंने अचानक बोलकर शिवलिंग की पौराणिक व्याख्या की और भारतीय संस्कृति का बचाव किया। उन्होंने जोर देकर कहा, भारतीय परंपराएं सत्य पर आधारित हैं। साथ ही स्पष्ट किया कि वेद हिंदू धर्म का स्रोत है और वह समस्त धर्मों की आत्मा है। उनकी यह आवाज पूरब पश्चिम के संवाद की पुकार बनी। इस विचार मंथन के बीच भी उनका हृदय भारत की सेवा पर अड़ा था। पेरिस में ही बेलूर मठ का ट्रस्ट डीड विधि विधान से संपन्न कर उन्होंने अपना दायित्व निभाया। मार्गरेट नोबेल को निवेदिता बनाकर उन्होंने अपनी शक्ति गुरु से प्राप्त उस महान उद्देश्य के लिए समर्पित की। विवेकानंद का पेरिस प्रवास स्वप्निल, दार्शनिक और प्रेरणादायी था। एक शांत सेतु बनकर जिसने पूर्व की आत्मा को पश्चिम की बुद्धि से मिलाया। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय स्वामी विवेकानंद। बरसात और तूफान से भरी एक लंबी कठिन समुद्री यात्रा के बाद वह जहाज, जिसका नाम SS शैंपेन था, जिस पर स्वामी जी 26 जुलाई 1900 को न्यूयॉर्क से रवाना हुए थे, 3 अगस्त की दोपहर फ्रांस के ले हाब्र बंदरगाह पर पहुंचा। उसी दिन उन्होंने पेरिस की ओर प्रस्थान किया, जहां शुरुआत में वे M. जेराल्ड नोबेल के अतिथि बने। लेगेट परिवार के एक पुराने दोस्त और असाधारण संस्कृति एवं बुद्धिमत्ता से संपन्न एक अविवाहित सज्जन। इसके बाद वे श्री और श्रीमती फ्रांसिस लेगेट के भव्य निवास प्लास दे एताजूनी में ठहरते हैं। सितंबर के पहले सप्ताह में स्वामी जी M. जूल्स बॉ के घर, जो कि एक प्रसिद्ध लेखक और तुलनात्मक धर्मों के गंभीर अध्ययन करता थे, और स्वामी जी को आशा थी कि युवा M. बॉ, जो केवल फ्रेंच बोलते थे, उनके साथ अकेले में रहकर वे इस भाषा में और अधिक निपुण हो सकेंगे। यही कारण था कि M. बॉ का अपार्टमेंट पेरिस में उनके पूरे प्रवास का मुख्य केंद्र बना रहा, जब तक कि वे अपने यूरोपीय दौरे के लिए रवाना नहीं हुए। मिस्टर और मिसेज लेगेट के साथ रहते हुए स्वामी जी ने उनके विशाल और भव्य आयोजनों तथा बार बार होने वाले सैलून में अनेक विशिष्ट व्यक्तियों से भेंट की।
जिसमें कवि, वैज्ञानिक, दार्शनिक, लेखक, अभिनेता, अभिनेत्रियां, गायक, चित्रकार, मूर्तिकार, ज्ञान और संस्कृति के हर क्षेत्र के ये नक्षत्र एक ही छत के नीचे, ये सभाएं स्वामी जी के लिए अद्वितीय अवसर बने पश्चिम के प्रमुख चिंतकों के साथ विचार विनिमय करने का और उनके मध्य अपना संदेश फैलाने का। वास्तव में लेगेट परिवार के यहां रहते हुए शुक्रवार 24 अगस्त 1900 को स्वामी जी ने उनके ड्राइंग रूम में ला रिलीजियो एंड ला फिलॉसफी दे हिंदू, यानी हिंदुओं का धर्म और दर्शन विषय पर एक व्याख्यान दिया, जिसमें अनेक लोगों को आमंत्रित किया गया था। अपने मेमोयर्स ऑफ यूरोपियन ट्रैवल में स्वामी जी इन आयोजनों का मनोहारी चित्रण करते हैं। शब्दों की वह अविरल धारा, स्वच्छ और पारदर्शी जैसे पहाड़ से गिरता हुआ झरना, भावनाओं की वह अभिव्यक्ति जो हर ओर से अग्नि की चिंगारियों की तरह फूट पड़ती थी, वह सम्मोहक संगीत और महान मस्तिष्कों की वह जादुई विचारधारा जो एक दूसरे से टकराती और बहती चली जाती, यह सब सभी को इस कदर बांध लेता कि वे समय, स्थान दोनों को भूल जाते। पेरिस में जिन विशिष्ट पुरुषों और महिलाओं से स्वामी जी का निकट संपर्क हुआ, उनमें से एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध समाजशास्त्री प्रोफेसर पैट्रिक गेडेस, प्रसिद्ध अमेरिकी समाज सेविका जेन एडम्स, पेर हेसिंथ, सर हीरम मैक्सिम, ड्यूक ऑफ रिसेल्यू, सुप्रसिद्ध गायिका मैडम एम्मा कालवे, शिकागो की मिसेज पॉटर पामर, डॉक्टर लुइस जी जेनस, मशहूर रंगकर्मी मैडम सारा बर्नहार्ट, प्रिंसेस डेमिडाफ और ड्यूक ऑफ न्यूकैसल थे। स्वामी जी के अपने देश के एक महान सपूत भी पेरिस में उपस्थित थे, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, जिनकी पौधों की संवेदनशीलता से संबंधित अद्भुत खोजों ने वैज्ञानिक जगत को चकित कर दिया था। डॉक्टर बोस को कांग्रेस ऑफ साइंटिस्ट्स के संदर्भ में आयोजित एक्सपोजिशन में आमंत्रित किया गया था और स्वामी जी अक्सर मिलते रहते थे। अक्सर अपने परिचितों के सामने इस भारतीय वैज्ञानिक की महानता को उजागर करते और कहते, बंगाल का गौरव और अभिमान। एक बार विशिष्ट लोगों की एक सभा में एक प्रसिद्ध अंग्रेजी वैज्ञानिक की शिष्या ने कहा कि उनके प्रोफेसर एक कुमुदनी के विकास पर प्रयोग कर रहे हैं। स्वामी जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, यह तो कुछ भी नहीं, बोस तो उस गमले को भी प्रतिक्रिया करने पर मजबूर कर देंगे जिसमें वह लिली उग रही है। पेरिस में रहते हुए स्वामी जी फ्रांसीसी संस्कृति के एक सूक्ष्म और सजग पर्यवेक्षक बने रहे और अपने अनेक अवलोकनों को उन्होंने अपने लेख द ईस्ट एंड द वेस्ट में समाहित किया। उस समय पेरिस एक्सपोजिशन यूनिवर्सल अपने पूरे वैभव पर थी, जिसने उन्हें अध्ययन के अद्वितीय अवसर प्रदान किए। आयोजकों ने उनका बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया और हर दृष्टि से गहन अवलोकन का अवसर दिया। अल्बर्टा, श्री लेगेट और पैट्रिक गेडेस के साथ स्वामी जी अक्सर प्रदर्शनी देखने जाते, जहां पैट्रिक गेडेस समूह को प्रदर्शनी की व्याख्या करते और स्वामी जी उनमें से नित्य नए रहस्य, ताजा तुलनाएं और बौद्धिक खोजें निकाल लाते। विभिन्न प्रदर्शनों की कलात्मकता उनके सुसंस्कृत सटीक दृष्टिकोण को भाती और कोई भी रोचक वस्तु उनकी पैनी निगाह से छूटती नहीं थी। पेरिस में स्वामी जी के प्रवास का मुख्य आकर्षण था उनका कांग्रेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ रिलीजियंस में उपस्थित होना, जो 3 सितंबर से 8 सितंबर 1900 तक सोरबोन यूनिवर्सिटी में पेरिस एक्सपोजिशन के अंतर्गत आयोजित हुआ।
यह सम्मेलन, जैसा कि स्वामी जी ने लिखा, कोई बड़ा आयोजन नहीं था। यह पूरी तरह विद्वत्तापूर्ण विषयों तक सीमित था और इसका संबंध विभिन्न धर्मों के ऐतिहासिक पहलुओं से था। विभिन्न सिद्धांतों या मान्यताओं पर चर्चा, जैसी कि शिकागो के पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस में बड़े उत्साह से हुई थी, यहां पर अनुमति नहीं थी। अफवाह थी कि एक और पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस आयोजित करने का विचार रोमन कैथोलिकों के प्रबल विरोध के कारण रुक गया, क्योंकि उन्हें भय था कि पूर्व के विचार पारंपरिक ईसाई धर्म की सत्ता को चुनौती दे सकते हैं। जो भी हो, पेरिस कांग्रेस का उद्देश्य केवल यह था कि स्थापित धर्मों के विभिन्न स्वरूपों के ऐतिहासिक विकास की समीक्षा की जाए और उनसे संबंधित अन्य विषयों पर विचार किया जाए। इसी कारण विभिन्न धर्मों के मिशनरी मत वहां प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे और इस कांग्रेस में भाग लेने वाले पादरी या धार्मिक नेता नहीं, बल्कि केवल वे विद्वान थे जिन्होंने अपने को विभिन्न धर्मों की उत्पत्ति और इतिहास के अध्ययन को समर्पित किया था। हालांकि स्वामी जी ने कांग्रेस की कई बैठकों में भाग लिया, लेकिन अस्वस्थता के कारण वे उस सभा में 2 से अधिक बार भाषण नहीं दे सके। कांग्रेस की समिति ने उनसे अनुरोध किया था कि वे पाश्चात्य ओरिएंटलिस्ट्स के साथ इस विषय पर वाद विवाद करें कि वैदिक धर्म क्या केवल प्रकृति पूजा का परिणाम है या नहीं, क्योंकि वेदांत दर्शन और भारतीय संस्कृति पर उनके अनेक व्याख्यान और लेखन ने यह स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय दृष्टिकोण की व्याख्या करने के लिए उनसे उपयुक्त कोई नहीं हो सकता। इस अवसर के लिए और सामान्य रूप से पेरिस यात्रा के उद्देश्य से वे कई महीनों से फ्रेंच भाषा में पारंगत होने का प्रयास कर रहे थे। इंडियन मिरर के 2 संदर्भों से यह आकलन किया जा सकता है कि वे इसमें काफी हद तक सफल भी हो गए थे। वे फ्रेंच में इतनी दक्षता प्राप्त कर चुके थे कि विद्वानों की सभा में अत्यंत तकनीकी विषयों पर भी बोल सके। पहला समाचार 21 अप्रैल 1900 को छपा। स्वामी विवेकानंद को पेरिस प्रदर्शनी में हिंदू धर्म और वेदांत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित किया गया है और स्वामी जी फ्रेंच भाषा में एक भाषण देंगे। दूसरी खबर घटना के बहुत बाद 12 दिसंबर 1900 को छपी, जिसमें उल्लेख था कि स्वामी जी ने पेरिस में फ्रेंच में अत्यंत प्रभावशाली और ओजस्वी भाषण दिया। वे 7 सितंबर को बोलने के लिए निर्धारित थे और उसी सुबह उपस्थित थे जब जर्मन ओरिएंटलिस्ट श्री गुस्ताव ओपर्ट ने अपना शोध पत्र पढ़ा, जिसमें उन्होंने शालिग्राम शिला और शिवलिंग की उत्पत्ति को लिंग पूजा मात्र से जोड़ने का प्रयास किया। स्वामी जी ने इस पर आपत्ति जताई और वेदों से, विशेषकर अथर्व वेद संहिता से प्रमाण प्रस्तुत करते हुए बताया कि शिवलिंग की उत्पत्ति यूप स्तंभ या स्कंभ की अवधारणा से हुई है। वह यज्ञ स्तंभ जिसे वैदिक अनुष्ठान में शाश्वत ब्रह्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। जैसे बाद में यज्ञाग्नि, उसका धुआं, उसकी राख, उसकी ज्वाला, सोमलता और वह बैल जो अपने पीठ पर यज्ञ की लकड़ियां ढोता था, इन सब की जगह शिव के शरीर की आभा, उनकी जटाओं का तांबई रंग, उनका नीलकंठ और नंदी पर उनका विहार, इन धारणाओं ने ले ली। ठीक उसी तरह यूप स्कंभ ने समय के साथ शिवलिंग का रूप ले लिया और श्री शंकर की उच्च देवता पदवी तक प्रतिष्ठित हो गया। संभव है शिवलिंग का विकास बौद्ध धर्म के प्रभाव से और स्पष्ट हुआ, क्योंकि बौद्ध स्तूप या स्मारक
तोड़न, जहां बुद्ध या महान भिक्षुओं के अवशेष रखे जाते थे, उनकी परंपरा बौद्ध प्रभुत्व के समय में हिंदुओं ने भी अपनाई और अपने स्तंभ से मिलते जुलते स्मारक बनाने लगे। शालिग्राम शिलाएं प्राकृतिक पत्थर होते थे जो धातु गर्भ यानी धातु गर्भित पत्थर के बौद्ध स्तूपों में रखी जाने वाली कृत्रिम तराशी हुई शिलाओं से मिलते जुलते थे। इनका पूजन पहले बौद्धों द्वारा किया गया और धीरे धीरे ये वैष्णव धर्म में भी आ गई। शालिग्राम शिला को मात्र लिंग प्रतीक मानना एक काल्पनिक आविष्कार था। बौद्ध धर्म के पतन के बाद भारत के एक पतनशील काल में शिवलिंग के साथ काम भावना का संबंध जोड़ा गया। वास्तव में शिवलिंग और शालिग्राम शिला का लिंग पूजा से उतना ही संबंध है जितना कि ईसाई धर्म के होली कम्युनियन का नरभक्षण से। श्री ओपर्ट के शोध पत्र का यह खंडन निस्संदेह तत्काल बिना किसी तैयारी के किया गया था। उसी प्रकार उसी 7 सितंबर की सुबह स्वामी जी का निर्धारित भाषण भी पूर्णतः तात्कालिक रूप से दिया गया। इस प्रवचन का विवरण हमें स्वामी जी के अपने शब्दों में उद्बोधन पत्रिका को लिखे उनके पत्र से मिलता है। उन्होंने इसमें भारत में धार्मिक विचारों के ऐतिहासिक विकास पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, वेद हिंदू धर्म के सभी विभिन्न चरणों का समान स्रोत है। यही स्रोत बौद्ध धर्म का भी है और भारत में विद्यमान हर अन्य धार्मिक विश्वास का भी। कृष्ण पूजा बुद्ध पूजा से कहीं अधिक पुरानी है। गीता महाभारत के समकालीन है, यदि उससे भी प्राचीन नहीं। गीता के विचार और भाषा महाभारत के समान है, तो फिर गीता महाभारत के बाद कैसे लिखी जा सकती है? इसके अलावा यदि गीता बहुत बाद में बौद्ध काल में संकलित हुई होती, तो जब उसने उस समय भारत में प्रचलित सभी धार्मिक संप्रदायों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया, तो उसमें बुद्ध और बौद्ध धर्म का उल्लेख क्यों नहीं होता? स्वामी जी आगे बढ़े और पश्चिमी विद्वानों की भारत संबंधी शोध में की गई सतही और लापरवाह प्रवृत्ति की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा, भारत की परंपराएं सत्य है। पश्चिम के संस्कृत विद्वानों को चाहिए कि वे इसके भीतर छिपे सत्य को खोजने का प्रयास करें, न कि कल्पनाओं से भरे लेख लिखें। उन्होंने एक पक्षपातपूर्ण और अशास्त्रीय शोध का हवाला दिया। पश्चिमी पंडित यह दावा करते हैं कि भारत की हर उपलब्धि साहित्य, कला, ज्योतिष, गणित सब पर यूनानी प्रभाव है। स्वामी जी ने कहा, ठीक है, खगोल विज्ञान में कुछ भारतीय और यूनानी शब्दों में समानता हो सकती है, लेकिन पश्चिमी विद्वानों ने प्रत्यक्ष संस्कृत व्युत्पत्ति को नजरअंदाज कर दूर की कौड़ी लाते हुए उसका स्रोत यूनानी में ढूंढने का प्रयास किया। यह सतही और पक्षपाती विद्वत्ता खेदजनक है। यवनाहं म्लेच्छाः तेषु विज्ञानं प्रतिष्ठितं तस्मात् तेप ऋषवत् पूज्या। इसका वास्तविक अर्थ है कि आर्यों के म्लेच्छ शिष्यों की यहां प्रशंसा की गई है ताकि वे आर्य विज्ञान के अध्ययन में और आगे बढ़ें। लेकिन पश्चिमी विद्वानों ने केवल इसी एक श्लोक के आधार पर यह घोषित कर दिया कि भारत का सारा विज्ञान यूनान की प्रतिध्वनि मात्र है। स्वामी जी ने कहा, भारतीय नाटक को यूनानी स्रोतों से जोड़ने का प्रयास भी पूरी तरह निरर्थक है, क्योंकि संस्कृत नाटकों में न तो यूनानी साहित्यिक शैली और न ही यूनानी रंगमंचीय रूपों से कोई समानता है।
अंत में उन्होंने प्रोफेसर मैक्स मूलर के उस तर्क को उन्हीं पर उलट दिया। मैक्स मूलर ने कहा था कि जब तक यह सिद्ध ना हो कि कम से कम एक यूनानी संस्कृत जानता था, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि प्राचीन भारत ने प्राचीन यूनान की किसी प्रकार सहायता की। स्वामी जी ने पलटकर कहा, तो फिर जब तक एक भी हिंदू जो यूनानी जानता था सामने नहीं आए, तब तक यूनानी प्रभाव की भी बात नहीं होनी चाहिए, न विज्ञान में न संस्कृति में। अंत में उन्होंने परामर्श दिया, जैसे पश्चिमी विद्वान एक यूनानी ग्रंथ पर वर्षों बिताते हैं, वैसे ही यदि वे संस्कृत ग्रंथों का भी गहन अध्ययन करें, तब ही पूर्व और पश्चिम के बीच विभिन्न ऐतिहासिक कालों में हुए विचार विनिमय का सच्चा विवरण सामने आएगा। और जैसे महान यूनानी विचारक पाइथागोरस, जिन्हें अलेक्जेंड्रिया के क्लीमेंट ने निर्विघ्न रूप से ब्राह्मणों का शिष्य माना था, वैसे ही वे भी भारत आकर सीख सकते हैं। व्याख्यान समाप्त हुआ और फिर सभा में उपस्थित कई विद्वानों ने यह मत व्यक्त किया कि पश्चिम के आधुनिक संस्कृत विद्वानों के विचार बहुत हद तक स्वामी जी के विचारों से मेल खाते हैं। वे इस बात से भी सहमत थे कि पुराणों और हिंदू परंपराओं में बहुत कुछ ऐतिहासिक रूप से सत्य है, लेकिन कांग्रेस के विद्वान अध्यक्ष ने एक बिंदु पर असहमति जताई। उनका कहना था कि गीता और महाभारत समकालीन नहीं हो सकते, क्योंकि अधिकांश पाश्चात्य ओरिएंटलिस्ट मानते हैं कि गीता महाभारत का अंग नहीं है। पेरिस में रहते हुए स्वामी जी केवल तात्कालिक कार्यक्रमों और आमंत्रणों का उत्तर ही नहीं दे रहे थे, उनके मन में एक और भी गंभीर चिंता थी। उस आंदोलन की बुनियादी आवश्यकताएं जिसे उन्होंने स्वयं आरंभ किया था, यह केवल एक संस्था नहीं थी, यह एक पवित्र दायित्व था जो श्री रामकृष्ण ने स्वयं उन्हें सौंपा था और जो वर्षों से उनके कंधों पर था। अब वे चाहते थे कि यह दायित्व उनके गुरु भाइयों के हाथों में विधिवत रूप से सौंपा जाए। वे भली भांति जानते थे कि भारत में स्थापित संगठन को केवल आध्यात्मिक शक्ति ही नहीं, बल्कि कानूनी आधार भी चाहिए, ताकि वह विश्व में प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। इसी कारण वे लंबे समय से बेलूर मठ का ट्रस्ट डीड तैयार करवाकर विधिवत संपन्न करना चाहते थे। जून 1899 में भारत छोड़ने से पहले उन्होंने अपने गुरु भाइयों को इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए बार बार प्रेरित किया था, पर परिस्थितियों के कारण यह संभव ना हो सका। अंततः अगस्त 1900 में जब वे पेरिस में थे, भारत से भेजा गया वह डीड ब्रिटिश कॉन्सुलेट में पूरे विधि विधान से निष्पादित कराया गया। पेरिस के उन दिनों में स्वामी जी का एक और अदृश्य किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य चल रहा था। जय स्वामी विवेकानंद। मार्गरेट नोबेल को सच्चे अर्थों में निवेदिता बना, ऐसी निवेदिता जो पूर्ण रूप से मां के कार्य के प्रति समर्पित हो। स्वामी जी उन्हें पश्चिम इसलिए लाए थे कि वे अमेरिका में व्याख्यान देकर धन एकत्र करें, उस महान योजना के लिए जिसमें भारत के बड़े नगरों में विधवाओं और कन्याओं के लिए गृह स्थापित किए जाने थे। यद्यपि मार्गरेट ने अपने पूर्ण स्वतंत्र निर्णय से स्वामी जी की शिष्या होना स्वीकार किया था और वे उनके मिशन के प्रति गहरी निष्ठा रखती थी, फिर भी सच्चे शिष्यत्व का पूरा मर्म वे अभी तक नहीं समझ पाई थी। कभी कभी स्वामी जी की शिक्षाओं से भिन्न विचार भी उन्हें आकर्षित कर लेते थे और उनका हृदय उन पर निष्ठा जताने लगता था। न्यूयॉर्क में रहते हुए वे एडिनबरा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध प्रोफेसर पैट्रिक गेड्स के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों से प्रभावित हुई और पेरिस एक्सपोजिशन के दौरान उनके कार्यों में भी सम्मिलित हो गई।
किंतु अभी यह जानना शेष था कि यदि उन्हें स्वामी जी की सच्ची शिष्या बनना है तो अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी निष्ठा, अपनी सारी भक्ति एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करनी होगी, उस महान उद्देश्य पर जो उन्हें उनके गुरु से प्राप्त हुआ था। अपने जीवन को उस कार्य की सेवा में पूर्णतया अर्पित करना। जय स्वामी विवेकानंद।